चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसका असर हम सबकी जेब पर पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुद्रास्फीति की, या जिसे हम आम भाषा में महंगाई कहते हैं। आइए इसे जरा आसान शब्दों में समझते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पैसे तो उतने ही हैं, लेकिन उनसे खरीदा जाने वाला सामान कम होता जा रहा है? ऐसा लगता है मानो हमारे पैसे की कीमत ही घट गई हो। अगर ऐसा महसूस होता है तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। तो इस एहसास के पीछे की जो वजह है ना, वो है मुद्रास्फीति। सीधे साढ़े शब्दों में कहें तो ये वो दर है जिस पर चीजों के दाम बढ़ते हैं, और इसका सीधा नतीजा हमारे पैसे की खरीदने की ताकत, जिसे परचेजिंग पावर भी कहते हैं, वो कम हो जाती है। हम अक्सर महंगाई को सिर्फ पेट्रोल या सब्जियों के बढ़ते दाम से जोड़कर देखते हैं, पर कहानी इससे कई ज्यादा बड़ी और गहरी है। तो आइए इस पूरी गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, आखिर ये कीमतें बढ़ती ही क्यों हैं? इसे समझने के लिए हमें बाजार में मांग और आपूर्ति के खेल को देखना होगा। देखिए, महंगाई के मोटे तौर पर दो मुख्य कारण होते हैं। पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब जब बाजार में पैसा बहुत हो और लोग ज्यादा सामान खरीदना चाहें, लेकिन सामान उतना हो ही नहीं, मांग ज्यादा और सप्लाई कम, तो जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी। दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये तब होता है जब सामान बनाने का खर्चा ही बढ़ जाए, जैसे कच्चा माल या मजदूरी महंगी हो जाए, तो कंपनियां इस बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल देती हैं और दाम बढ़ा देती हैं। ठीक है, कीमतें बढ़ती हैं, ये तो समझ में आ गया, लेकिन सरकार या अर्थशास्त्री ये पता कैसे लगाते हैं कि महंगाई कितनी बड़ी है? इसका भी एक बड़ा दिलचस्प तरीका है। इसे मापने के लिए ना एक्सपर्ट्स एक काल्पनिक शॉपिंग बास्केट बनाते हैं। इस बास्केट में वो सभी चीजें और सेवाएं शामिल होती हैं जो एक औसत परिवार इस्तेमाल करता है, खाने पीने से लेकर कपड़े, घर का किराया, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ। फिर हर महीने इस पूरी बास्केट को खरीदने की कुल लागत को ट्रैक किया जाता है, और आखिर में इस लागत की तुलना पिछले साल के उसी महीने की लागत से की जाती। भारत में इसी पूरी कवायद से जो आंकड़ा हमारे सामने आता है, उसे हम कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी CPI। यही वो नंबर है जो हमें बताता है कि रिटेल लेवल पर, यानी हम और आप जो सामान खरीदते हैं, उस पर महंगाई कितनी बढ़ी या घटी है। तो इस बास्केट में आखिर होता क्या क्या है? जैसा कि हम देख सकते हैं, लगभग 46% हिस्सा, मतलब करीब करीब आधा, सिर्फ खाने पीने की चीज़ों का है। अब समझ आया कि जब भी खाने की चीज़ें महंगी होती हैं तो पूरी महंगाई दर पे इतना बड़ा असर क्यों पड़ता है। CPI तो हमें बताता है कि हम और आप क्या कीमत चुका रहे हैं, लेकिन महंगाई को नापने का एक और पैमाना है WPI, यानी थोक मूल्य सूचकांक। ये थोक बाजार की कीमतों को ट्रैक करता है, मतलब वो कीमतें जो दुकानदार और कंपनियां सामान बनाने या खरीदने के लिए चुकाती हैं। WPI में मुख्य रूप से सामान होता है, सेवाएं नहीं। अब एक बहुत जरूरी बात, महंगाई का असर हर किसी पर एक जैसा नहीं होता। जी हाँ, किसी के लिए ये नुकसानदायक है तो किसी को इससे फायदा भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। सोचिए, जिन लोगों ने पैसा उधार दिया है या बैंक में फिक्स्ड इंटरेस्ट पर जमा किया है, उन्हें नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि जब उनका पैसा वापस मिलता है तो उसकी खरीदने की ताकत घट चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने कर्ज लिया है, उन्हें फायदा होता है, क्योंकि उन्हें जो पैसा चुकाना है उसकी असल कीमत कम हो जाती है। इसी तरह जिनकी संपत्ति रियल एस्टेट या सोने जैसी चीजों में है, उनका मूल्य महंगाई के साथ साथ बढ़ सकता है। एक और बड़ा दिलचस्प असर है जिसे फिस्कल ड्रैग कहते हैं। इसमें होता ये है कि महंगाई के कारण जब लोगों की आय कागज पर बढ़ती है तो वे ऊंचे टैक्स स्लैब में आ जाते हैं। नतीजा, सरकार का टैक्स कलेक्शन तो बढ़ जाता है, वो भी बिना टैक्स रेट्स बदले, लेकिन लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए असल में कम पैसा बचता है। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हर तरह की महंगाई बुरी नहीं होती। सब कुछ उसकी रफ्तार पर, उसकी स्पीड पर निर्भर करता है। अर्थशास्त्री महंगाई की स्पीड को कई कैटेगरी में बांटते हैं, बिल्कुल एक धीमी चाल से लेकर एक बेतहाशा दौड़ तक। चलिए इन अलग अलग गतियों को जरा समझते हैं। जब महंगाई 4% के आसपास हो तो उसे क्रीपिंग यानी रेंगती हुई महंगाई कहते हैं। इसे इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि ये लोगों को खर्च करने और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन जैसे ही ये 10% का आंकड़ा पार करती है तो ये रनिंग या गैलपिंग इन्फ्लेशन बन जाती है, और बस यहीं से खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है। और इसका सबसे भयानक रूप है हाइपर इन्फ्लेशन,
यकीन करना मुश्किल है, पर 1920 के दशक में जर्मनी में हालात इतने खराब हो गए थे कि एक ब्रेड की कीमत 200 अरब मार्क से भी ज्यादा हो गई थी। सोचकर देखिए, एक ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को ठेलों में नोट भर कर ले जाने पड़ते थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि थोड़ी सी महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए इंजन ऑयल की तरह है जो पहियों को चालू रखती है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो ये पूरे इंजन को ही जला सकती है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन का खेल है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर महंगाई इतनी बुरी है तो क्या कीमतों का गिरना यानी डिफ्लेशन अच्छा है? शायद नहीं। अर्थशास्त्री अक्सर डिफ्लेशन को इन्फ्लेशन से भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं। पर क्यों? इस पर सोचिएगा जरूर।